मैं कुणाल साहिल। आप सभी ने इतने कम समय में मुझे इतना प्यार दिया, इसके लिए मैं तहे दिल से आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ। आप अभी कहानी सौदा का दूसरा भाग सुनने जा रहे हैं। कृपया इसे पूरा सुने। मुझे आशा है आप सभी को पसंद जरूर आएगा, और जिन्हें पसंद ना आए उनसे अनुरोध है कृपया कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं क्या पसंद नहीं आया। विशेष आप सभी का चॉइस भी मायने रखता है। अंत में मैं कहना चाहूँगा, पूरी कहानी को जानने के लिए इसके पहले भाग को जरूर सुने। घर से आने के बाद मुझे अक्सर उसकी यादें सताती रही। पता नहीं उसकी ऐसी कौन सी याद थी जो मेरे दिल को भा गई, जिसे ना चाहते हुए भी उसकी यादें मुझे अक्सर सताती रही। काश उससे मेरी शादी हो गई होती तो शायद आज मैं ज़्यादा खुश होता। न जाने वैसी लड़की मुझे दोबारा मिलेगी या नहीं। वह आहे भरते हुए बोला, अभी क्यों ऐसा सोचते हो तुम? इस दुनिया में लड़कियों की कमी है क्या? मैं तुम्हारे लिए खुद लड़की देखने जाऊंगी। तुम उदास क्यों होते हो? पायल अभय को समझाती हुई बोली। मैं उदास कहाँ हो रहा हूँ पायल, मैं तो लड़की भी पसंद कर लिया हूँ। बस मुझे उसके हाँ का इंतज़ार है। उसके बाद जितना जल्द हो सके उससे शादी करना है। अभय पायल की तरफ देखते हुए बोला, अभी कौन है वो लड़की, बताओ ना? पायल उत्सुकता से पूछी। उसे तुम भी जानती हो। और आईना उसके सामने लाकर रख दिया। पायल आईने में अपनी छवि देखकर शर्मा गई और उसे मारने के लिए उसके पीछे दौड़ी। अभय उसके दोनों हाथों को पकड़ते हुए कहा, पायल आज मुस्कान से क्या बातें हुई, तुम्हें जानना है या नहीं? अगर जानना है तो पहले एक एक कप कॉफ़ी हो जाए। अभय कॉफ़ी की घूंट लेते हुए बोला, आज जब मैं मीठापुर बाजार की तरफ गया था तब संध्या हो चुकी थी। सड़क किनारे लगी स्ट्रीट लाइट ने अपनी रोशनी की चादर से सड़क को ढक लिया था। उसी में लोग अपने अपने दिनचर्या के अनुसार कार्य में लगे हुए थे। उसी बीच मेरी निगाहें अचानक एक लड़की पे पड़ी जो जानी पहचानी सी लगी। जब मैं उसके नज़दीक गया, उसे देखकर मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। वह कोई और नहीं, मुस्कान थी। उसके बाद मैं खुद को रोक नहीं सका और उसके पास जाकर बोला, आपने पहचाना मुझे? मैं उसके चेहरे की तरफ देखते हुए बोला, मैं आपको कैसे भूल सकती हूँ। मैं अपने जीवन में पहली बार आपके जैसे इंसान से मिली। मैं तो सोची थी अब शायद ही आपसे दोबारा कभी मुलाकात होगी। उसकी आवाज़ में तड़प थी। वो अपनी नज़रें नीचे झुकाते हुए बोली, मुस्कान जी, सच पूछो तो मैं भी एक बार आपसे मिलना चाहता था, यह देखने के लिए कि आपकी पसंद कैसी है। अफसोस मेरी शादी आपसे नहीं हो सकी, इसका मुझे हमेशा अफसोस रहेगा। पता ना क्यों अक्सर आपकी यादें मुझे सताती है, इसलिए कभी कभी मैं खुद से यह सवाल करता हूँ, कहीं मैं आपको चाहने तो नहीं लगा। खैर छोड़ो इन बातों को, मेरा तो बस यही प्रॉब्लम है, कहीं भी मैं अपनी प्रॉब्लम लेकर बैठ जाता हूँ। मैं तो ये सोचता ही नहीं कि सामने वाला सुनना भी चाहता है या नहीं। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बस मुझे दुख तो इस बात की है कि आप इतनी सी बातें कहने में इतना समय लगा दिए। काश आप पहले बोले होते। शायद आपको यह सुनकर दुख होगा कि मैं आपको पहली नज़र में पसंद कर ली थी। आज भी मेरे कानों में वह सारी बातें गूंजती हैं जो आपने मुझे कहा था। मैं जैसा चाहती थी आप बिल्कुल वैसा ही निकले थे, इसलिए दिल ही दिल में मैं आपको अपना मान चुकी थी। लेकिन एक दिन पापा जी घर आकर बोले, आप लोगों को यह रिश्ता पसंद नहीं है। यह सुनकर तो मेरे पैरों तले ज़मीन खिसकती नज़र आने लगी। मेरे चारों तरफ जैसे अंधेरा छाने लगा। मेरे सारे ख्वाब देखते ही देखते एक तिनके की तरह बिखर गए। उस समय मेरे ज़िंदगी में अचानक एक सैलाब सा आ गया था, लेकिन मैं चाह कर भी कुछ न कर सकी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। सच पूछो तो मुझे आप पर इतना गुस्सा आया था कि मैं क्या बताऊं। अगर आप मेरे सामने होते तो मैं आपकी मुंह नोच लेती। तो क्या हुआ, अब मेरा मुंह नोच लो, आपकी खिदमत में ये बंदा हाजिर है। अब है इस अदा के साथ बोला कि मुस्कान अपनी हंसी को रोक न सकी और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। वह मुस्कान को हंसता हुआ एक मूर्त की तरह देखता रहा। जब मुस्कान की नज़र अचानक उस पर पड़ी तो वह शर्मा गई। तब वह संभलते हुए पूछा, आपके पापा जी को किसने कहा था हम लोगों को ये रिश्ता पसंद नहीं है? मनोज भैया ने। मेरे तरफ वो देखते हुए बोली, ओह नो, ये सब आपके मनोज भैया की चाल थी। उन्होंने हम लोगों को भी इसी तरह कुछ बताया था, जिसके कारण हम लोगों ने समझा आपके पापा जी को ये रिश्ता पसंद नहीं है। मैं झंझलाहट से उसकी तरफ देखते हुए बोला, अभय जी
उसके बाद तो शादी में मेरी कोई इच्छा ही नहीं रही। अगर मेरा बस चलता तो मैं कभी शादी नहीं करती, लेकिन आप तो जानते ही हैं, लड़की उन सूखे हुए वृक्ष के पत्तों की तरह होती है जिसे हर पग पर सहारे की जरूरत पड़ती है। वह अपने माँ बाप के लिए एक बोझ होती है। बेटी पैदा होते उसके माँ बाप को उसकी शादी की चिंता सताने लगती है। उसी तरह मेरे पिताजी को भी मेरी शादी की चिंता लगी थी, क्योंकि मेरी एक छोटी बहन भी थी। जब तक मेरी शादी नहीं होती, मेरी छोटी बहन की शादी कैसे होती, इसलिए मेरे घर वाले को मेरे शादी की ज़्यादा जल्दी थी। और कुछ ही दिनों में मेरी शादी एक इंजीनियर लड़का से कर दी गई। मेरे नहीं चाहने के बाद भी मुझे उस लड़के से शादी करनी पड़ी। शादी के बाद जब वो वहाँ गई तो मुझे पता चला वो किसी और को प्यार करते हैं। ये शादी उनके मर्जी के खिलाफ हुआ था। हम दोनों एक ही छत के नीचे रहकर भी एक अजनबी की तरह रहते थे। मैं हर तरह से कोशिश की वो मुझे अपना ले, लेकिन मेरी किस्मत इतनी अच्छी कहाँ। उस घर में मैं हर पल खून की आंसू रोती रही। फिर भी मैं अपनी तरफ से हर तरह की कोशिश की, लेकिन शायद मेरे में ही ऐसी कोई कमी थी जो इतने कोशिशों के बावजूद भी मैं उनके दिल में अपने लिए जगह न बना सकी। और फिर एक दिन उन्होंने मुझे तलाक देकर उस लड़की से शादी कर ली। इस दुनिया में फैसला करने का हक तो सिर्फ मर्दों को है। हम बदनसीब औरतों के नसीब में तो सिर्फ रोना ही लिखा है। उसकी आंखें अब नम हो चली थी। उसकी पथराई आंखों में भी आंसुओं की बाढ़ आ गई थी। आंखों से अश्कों की धारा गालों से होकर उसके उरोजों को भिगा रही थी। मैं उन अश्कों को अपने हथेली में रोकते हुए कहा, नहीं मुस्कान जी, अपने इन अश्कों को इस तरह जाया ना करो। आखिर उसकी भी कोई मजबूरी थी, इसलिए वो आपकी अहमियत को नहीं समझ सका। काश वो आपको समझ पाता। किसी ने सच ही कहा है, हीरे की पहचान अगर सभी को हो जाए तो फिर जौहरी का क्या होगा। इसीलिए वो आपकी अहमियत को नहीं समझ सका। काश वो आपको समझ पाता। किसी ने सच ही कहा है, हीरे की पहचान अगर सभी को हो जाए तो फिर जौहरी का क्या होगा। वो क्या जाने आप क्या चीज़ है। कोई मेरे दिल से पूछ कर देखा होता, आज वक्त साथ दिया होता तो ये दिन आपको देखना नहीं पड़ता। शायद आपके इन हालातों का जिम्मेवार कहीं मैं भी हूँ। नहीं अभय जी, आप खुद को मेरा दोषी क्यों मानते हैं। शायद रब को यही मंजूर था। आपको तो पता है, उसके इजाज़त के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो मेरा और आपका भी साथ ही क्या है। मेरा क्या है, जो मेरे नसीब में लिखा होगा वो तो होना ही है। इसमें हम और आप क्या कर सकते हैं। खैर मेरा छोड़िए, आप अपना सुनाइए। आपकी पत्नी कैसी है। वो कौन सी खूबसूरत लड़की है जिसे आपकी पत्नी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। क्या मुझे उनसे नहीं मिलवाएंगे। इतना तो हमें विश्वास है, वो हमसे बहुत ही अच्छी होगी। जिस इंसान का दिल इतना अच्छा हो उसका पसंद कैसा होगा। मुस्कान अपने होठों पर मुस्कुराहट लाते हुए बोली, लेकिन उसके चेहरे पर दुख के भाव साफ नजर आ रहे थे। बस बस मुस्कान जी, आपने तो मेरे तारीफों की पूल बांध दी। लेकिन आपको यह जानकर बेहद दुख होगा कि मैंने अभी तक शादी नहीं की। मैं जानता हूँ आप विश्वास नहीं करोगी, लेकिन यह सच है। आपके मिलने से पहले शादी को लेकर मेरा कोई पसंद नहीं था। ना ही मैंने कोई कल्पना किया था और ना ही कोई ख्वाब ही सजाया था। लेकिन आपसे मिलने के बाद आप मेरे दिलो दिमाग में इस तरह छा गई कि आपके बाद भी कई जगह से रिश्ते आए, लेकिन आज तक कोई ऐसा रिश्ता नहीं आया जो आपकी जगह ले सके। इसीलिए अभी तक मैं शादी से ना करते आ रहा हूँ। शायद ऊपर वाला चाहता है कि मैं कुंवारा ही रहूँ। ये सुनकर मुस्कान अपनी आंखें नीचे झुका ली। नहीं अभय जी, ऐसा नहीं कहना चाहिए। खुदा के घर में देर होता है लेकिन अंधेर नहीं। शायद ऊपर वाला मेरे से भी कोई अच्छी लड़की ढूंढ रखा हो। और इसी के साथ वो जाने के लिए इजाज़त मांगते हुए बोली, अभय जी अब शाम ज़्यादा हो गई है, मुझे जाना होगा। घर पर सब मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। और वो मेरे मांगने पर अपना फ़ोन नंबर देकर चली गई। इसी के साथ अभय ने पायल को अपनी तरफ खींचते हुए कहा, मेरी जान, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। जब भी सोचता हूं लग रहा है मेरे दिमाग की नसें फट जाएगी। मुस्कान मेरी ज़िंदगी बनकर रह गई है। उसके बगैर मैं बिल्कुल अधूरा हूं। लेकिन क्या करें, एक तरफ मेरे घर वाले हैं जो मेरे लिए सब कुछ हैं, दूसरी तरफ मेरी ज़िंदगी जिसके बगैर मैं बिल्कुल अधूरा हूँ। पायल, इन दोनों में से किसी एक को खोकर मैं जिंदा नहीं रह सकता। उसका गला भर आया था। अभी क्या तुम सच में मुस्कान से प्यार करते हो और उससे शादी करना चाहते हो, ये जानते हुए भी कि वो एक तलाकशुदा औरत है, कुंवारी लड़की नहीं। तुम्हें पता है, सबसे पहले तुम्हारे घर वाले इस शादी के लिए नहीं मानेंगे, और कहीं तुम्हारे कारण वो मान भी गए तो क्या तुम इस समाज में सर उठा के चल सकोगे। तुम्हारा इस समाज में एक अलग स्थान है। क्या वो सब मिट्टी में मिला देना चाहते हो। पता है, तुम्हारी एक छोटी सी भूल तुम्हारा घर, तुम्हारा परिवार, तुम्हारा सब कुछ तहस नहस कर सकता है। फिर भी अगर तुम चाहते हो
तो मैं तुम्हारे भाई को समझाऊंगी। मैं जानती हूँ वो ना नहीं करेंगे। तुम्हें खुश देखने के लिए वो अपनी इज्जत की परवाह कभी नहीं करेंगे। यही तो दुख की बात है पायल। भाई हमें इतना प्यार करते हैं कि मैं उनको ना नहीं कह सकता। यही कारण मैं कोई भी कदम उठाने से पहले कई बार सोचता हूँ कहीं मैं गलत तो नहीं कर रहा। नहीं तो आज मुझे सोचना नहीं पड़ता। उनके प्यार ने मेरे पैरों में इस तरह बेड़ियाँ डाल रखी है कि मैं चाह कर भी उन बेड़ियों से मुक्त नहीं हो सकता। यही कारण आज मैं मजबूर हूँ। मैं जानता हूँ मैं जिस चीज़ की मांग कर रहा हूँ वो गलत है, लेकिन मैं अपने दिल के हाथों मजबूर हूँ। उसे कैसे समझाऊँ? पायल, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। यह मुस्कान का फ़ोन नंबर है। तुम्हें जो अच्छा लगे वो करो। मुझे पता है तुम मुझे धोखा नहीं दोगी। और वो उस कमरे से बाहर चला गया। एक दिन अभय के घर से एक टेलीग्राम आया जिसे पढ़कर उसे जोर का धक्का लगा। उसे शादी के लिए घर बुलाया गया था। अभय अपने भैया को समझाने के लिए अपनी भाभी का हर तरह से खिदमत किया, लेकिन वो नहीं मानी। वो गुस्से में बोली, आपके भाई को आपके सभी हरकतों का पता है, इसीलिए वो बहुत गुस्सा है और यही कारण आपकी शादी इतनी जल्द की जा रही है। अंत में अभय को नहीं चाहते हुए भी उसको ये शादी करना पड़ा और वो खूबसूरत रात भी आ गया जो हर लड़का और लड़की के ज़िंदगी में एक बार आता है, जिनका उन्हें बरसों से इंतज़ार होता है। उधर मुस्कान के घर वाले ने भी उसकी दूसरी शादी कर दी। आखिर कब तक एक जवान लड़की को घर में बिठा कर रखते। सुहाग रात के दिन मुस्कान दुल्हन के पोशाक में बैठी न जाने किन ख्यालों में डूबी थी। उसकी आंखों से अश्कों की धारा बहकर उसकी उरोजों को भिगो रही थी। तभी किसी के आने की आहट कमरे में सुनाई दी। मुस्कान घूंघट को और भी नीचे कर ली। कुछ ही क्षणों में वो शख्स मुस्कान के पास आकर रुका और फिर कमरे में इधर उधर टहलता रहा। वो कुछ बेचैन लग रहा था। मुस्कान घूंघट के अंदर से उसके हरकत को महसूस कर रही थी। फिर वो शख्स उसके पास आकर बैठ गया और यूं ही कुछ पल बैठा रहा। बहुत बेचैन दिख रहा था, जैसे वो समझ नहीं पा रहा था उसे क्या करना चाहिए। इसी कस में काफ़ी समय तक डूबा रहा। आखिर वो शायद थक कर मुस्कान की तरफ मुड़ा और धीरे से उसके घूंघट को उठाया। मुस्कान के दिल का धड़कन तेज हो गया था। इधर अभय का भी यही हाल था, लेकिन फिर भी इसी को अपना भाग्य मानकर जब वो घूंघट उठाया उसे एक झटका सा लगा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था उसके भाई उसके साथ ऐसा करेंगे। वो अपनी आंखें बार बार झपकाकर यह विश्वास दिलाना चाह रहा था कहीं मैं स्वप्न तो नहीं देख रहा हूँ, क्योंकि सामने जो सेज पर बैठी थी वो कोई और नहीं, उसकी मुस्कान थी। अभय तो आशा ही छोड़ चुका था और जो हो रहा था उसी को अपना किस्मत मान लिया था। तभी अभय को याद आया उसने पायल को मुस्कान का नंबर दिया था और वो समझ गया ये सब पायल ने किया है। वह मन ही मन पायल का शुक्रिया अदा किया। अभय के जाने के बाद पायल मुस्कान से बात करके ये जानना चाहती थी कि क्या वो भी अभय को उतना ही चाहती है या सिर्फ अभय ही। जब पायल को ये विश्वास हो गया कि मुस्कान अभय को उससे भी ज़्यादा चाहती है, तब वो अभय के भाई को समझाकर अभय के शादी के लिए राजी कर ली। उधर मुस्कान आंखें बंद किए अपने किस्मत को कोसे जा रही थी कि इस बार भी अभय का साथ। मुस्कान को भी नहीं पता था कि उसकी शादी अभय से हो रही है। उसी वक्त अभय मुस्कान को अपनी बाहों में भरकर उसके होंठों को चूमते हुए धीरे से बोला, मुस्कान। अभय की आवाज़ सुनकर मुस्कान को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। तभी अभय दोबारा बोला, मुस्कान। मुस्कान झट से अपनी आंखें खोली। वो खुद को अभय की बाहों में पाई। अभय मुस्कुरा रहा था। मुस्कान को भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रही थी। वो अपनी आंखों को मसलते हुए दोबारा आंखें खोली। अभय अभी भी मुस्कुरा रहा था। इस बार मुस्कान की आंखें छलक आई और वो अभय को अपनी बाहों में कसकर भींच ली। अभय भी अपनी बाहों की पकड़ मजबूत कर ली। दोनों एक दूसरे की आंखों में कुछ शिकायत और कुछ खुशी के भाव लिए दोनों प्यार के सागर में डूबते चले गए।